अच्छा ले जी, आ गया। स्क्रीन आ रही है सबको नजर? इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल है। जी सर आ रही है। चलें। अच्छा, इसमें हम लोगों ने कहा कि ज्यादातर लोग जब एनिमल वेलफेयर की बात करते थे तो वो जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स या कैप्टिव एनिमल्स थे, या हम लोगों ने जो जूज में एनिमल रखे थे, उन्हीं के बारे में बात करते थे कि हमें कैसे इनकी बेटरमेंट के लिए हम काम कर सकते हैं, हम इनको कैसे इनकी हेल्थ ज्यादा बेहतर रख सकते हैं, उसमें था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये नोटिस किया गया कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको भी जरूरत है हमारी वेलफेयर के कामों की, या हम जो स्टेप्स ले सकते हैं वेलफेयर के लिए, हमें फॉरेस्ट लैंड बढ़ाने के लिए, या हम लोगों को स्पेसिफिक जो लैंड रिजर्व्स उनके लिए बना लेने के, नेशनल पार्क्स जिस तरह से होते हैं या वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स होती हैं, ये बनानी पड़ेंगी। तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि जब भी कोई एनिमल अगर कोई हार्श कंडीशंस फेस कर रहा है तो उस कुछ सिग्नल स्पेसिफिक देता है, ठीक है ना, यानी कि उसके बिहेवियरल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ये 290 आप कौन आए? बदरुद्दीन, चलो कर लेते हैं फिलहाल। अच्छा, तो अगर तो हमारे पास उसमें स्ट्रेस कंडीशंस शो होनी शुरू हो जाती हैं, वो स्ट्रेस के जो साइंस हैं उनकी हमने कुछ बात की थी कि यहाँ पे हमने उनको क्या कह दिया था, हमने उनको उनके लिए स्पेसिफिक नेम, हमने एक टर्म यूज की, स्टीरियोटाइपिंग, ठीक है ना। हम लोगों ने कहा था कि वो स्पेसिफिक सिग्नल्स या वो क्यूज हैं, उनके बिहेवियर्स जिन्हें हम नोटिस कर सकते हैं, ठीक है, कि एनिमल स्ट्रेस फेस कर रहा है। मिसाल के तौर पे जब हम लोग वो जानवर जानवर लेके आते हैं आप ईद के सीजन में, ठीक है, जब ईद के सीजन में आप जानवर लेके आते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास वो जानवर जब ट्रैवल करके आता है तो कुछ टाइम तक अक्सर होता है कि वो जानवर जो है वो अ, कुछ दिन खाता नहीं है टाइम से, ठीक है ना। आप उसको लाके चारा चूरा डालते हैं लेकिन वो चारा नहीं खा रहा होता। वो आप उसके फेस से नोट कर सकते हैं कि थोड़ा सैड फील कर रहा है, अकेला अकेला फील कर रहा है, क्योंकि वो पहले ग्रुप में था और अब अकेला अकेला फील कर रहा है। तो हम लोग इनके इस तरह के पैटर्न्स जो हैं उनको नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। और आगे बात ये भी कह रहा है कि अक्सर ये स्टीरियोटाइप्स जो हैं माइट बी एज कॉम्प्लिकेटेड रिपीटेडली पेसिंग अ फिक्स्ड रूट, ठीक है ना, कि हमारे पास एक ही रूट से बार बार गुजरना, या हम ये कर सकते हैं कि वो खुदाई शुरू कर देगा या काटना शुरू कर देगा या चेन शुरू कर देगा, और अक्सर वो इस तरह काम करता है, खुद को भी नुकसान कर सकता है, ठीक है ना। और आगे वो ये बात कह रहा है कि अक्सर ऐसा होता है कि ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं या ये जो बिहेवियर है ये लॉन्ग टर्म तक भी रहता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि हमारे पास अक्सर, बेटा जिसको वॉइस वगैरह के इश्यू हो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग आप लोगों को मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप था इसमें नहीं, जो हमारे पहले वाले ग्रुप बने थे उनमें सेंड करूंगा। समझ आ गई सबको? सर जी आ गई। हाँ, जिसको वो आवाज का बीच में इशू है, क्योंकि मेरा भी इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा तंग कर रहा है, जिनको इस तरह के इश्यूज आ रहे हों वो टेंशन ना लें, वो ज्वाइन करके रखे, सुनते रहें, कोशिश करें, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ खप रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोगों के लिए खप रहा हूँ, ठीक है। तो अक्सर ये जो क्यूज हैं ये परसिस्ट लॉन्ग आफ्टर द सर्कमस्टेंसेस दैट लेड टू देयर डेवलपमेंट नो लॉन्गर अप्लाई। वो ये भी बात कर रहा है कि ये परसिस्ट भी करते हैं, अगर हालात चेंज हो भी जाए, ठीक हो भी जाए, तब भी ये परसिस्ट करते हैं, ये मौजूद रहते हैं इनके ऐसे साइंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें at a physiological level there is evidence that the performance of stereotypes actually reduces some of the symptom of stress। जिस तरह हम लोग अक्सर नेल खाते हैं या पेंसिल की टिक टिक, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को इसकी एग्जांपल भी दी थी कि हम लोग ऐसा करते हैं, वो किस लिए करते हैं, ताकि हमारी स्ट्रेस थोड़ी कम हो जाए। या अक्सर जब हम लोग परेशान होते हैं, लेट्स सपोज आप जब आ रहे हो वाइवा के लिए या किसी इंटरव्यू में बैठे हो, तो आप नीचे पाँव मार रहे होते हैं, बार बार आपकी टांग हिल रही होती है, आप कांप रहे होते हैं अक्सर, तो ये स्ट्रेस कम करने के लिए होता है, ठीक है ना। लेकिन इसका ये मकसद हरगिज नहीं है कि हमें एनिमल को इस तरह को उस तरह ही छोड़ देना है या उन पे ध्यान नहीं देना कि वो जी अपने तरह से कोशिश कर रहे हैं स्ट्रेस से निपटने की, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि हमें फिर भी उनको एक बेस्ट अप्रोच यहाँ पे बात कर रहा है कि ऑप्टिमम हस्बेंड्री कंडीशंस को फाइंड करने के लिए बेटर ये है कि हम लोग खुद उनकी तरफ से लीड लें, ठीक है ना। As a general rule of thumb, when they are given a choice, we should expect animals choose what is good for them, ठीक है। तो हमें जब उनको चॉइस हम देते हैं तो हमें इस तरफ देखना है कि वो जो वो उसी को चूज करें जो उनके लिए अच्छा है, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहा है कि यूके गवर्नमेंट ने रेकमेंड किया कि हमारे पास जो केजेस हैं, जो हैन के केजेस हैं, ठीक है ना, उनके जो फर्श है उनको चेंज किया जाए।
उनमें पहले जो फर्स्ट थे वो पतले थे, हेक्सागोनल टाइप के थे, उनकी जगह पे उन्होंने कहा कि जो अच्छे टाइप के मैश है वो लगाई जाए, ठीक है ना। तो उसने कहा कि ये जो थोड़े अनकंफर्टेबल है। अब एक और टर्म हम लोग चैप्टर के स्टार्ट में बात करनी चाहिए थी लेकिन हम उसको स्किप कर गए थे, वो है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि हमारे पास इस टर्म का मतलब है कि हम लोग ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को एनिमल्स पे अप्लाई करना शुरू कर दें। जिस तरह हम कहते हैं कि जी अच्छा मेरी कैट जो है वो मेरे पास आती है और मैं जब उसको सहलाता हूं तो वो मेरे साथ बहुत अटैच्ड है। अब अटैच्ड होना एक ऐसी टर्म है, या लव होना या इस तरह से हेट करना, ये सारी टर्मिनोलॉजीज वो हैं जो हम ह्यूमन बिहेवियर पे अप्लाई कर सकते हैं। हम इन बिहेवियर्स को एनिमल्स पे अप्लाई करके एनिमल बिहेवियर की स्टडीज नहीं कर सकते। हम लोग अगर लेट्स सपोज एक कैट आपके पास आके आपके बिस्तर में आ गई है और वो आपके पास आके बैठी हुई है, तो इसका मतलब है कि उसको वहां पे हीट मिल रही है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हरगिज नहीं को ताड़ना बड़ी अटैच्ड है, बड़ा प्यारा ताड़ना, ठीक है ना। तो ये चीज इस तरह से है। और हम लोग जब भी एनिमल बिहेवियर की स्टडी करते हैं हमें इन बातों को ध्यान में रखना है कि हम लोग कभी भी जो ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हैं उनको अप्लाई ना करना शुरू हो जाए एनिमल्स पे, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन फीलिंग्स हैं वो अलग चीज है और एनिमल्स में ये इस तरह की चीजों का हम लोग नोटिस नहीं करते वाइल स्टडिंग एनिमल बिहेवियर, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहा है द लेटर वुड बी अनकंफर्टेबल। वहां पे उसने कहा है कि दो केजेस hand should have floors made up of a heavy gauge rectangular mesh rather than a thinner hexagonal one। तो उसने कहा कि rectangular mesh होनी चाहिए, नीचे जो जाली लगी हुई है वो rectangular होनी चाहिए, hexagonal बड़ी बारीक सी यार वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है। अच्छा, the hens choose the hexagonal mesh, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि hen को जब चॉइस दी गई टेस्ट के लिए तो hen को वो जो हेक्सागोनल वाली थी जो हमें लग रही थी कि अनकंफर्टेबल, वो उसके लिए ज्यादा सुटेबल उसको लग रही थी। इट इज टर्न्ड आउट दैट दिस फ्लोरिंग provided their feet with better support than the higher welfare option that had been suggested, ठीक है ना। तो जो ऑप्शन हम सजेस्ट कर रहे थे उसकी निस्बत जो पहले से उनके पास मौजूद था उनको बेटर लग रहा था वो, ठीक है ना। however need to be carefully designed and evaluate if they are to prove useful, care should be taken that the animals involved are aware of the choices available to time and that they are free to exercise those choices, ठीक है ना। तो हमें ये इस बात का ध्यान रखना है कि चॉइसेस उनको प्रॉपर मिल रही हों और वो चॉइसेस को इजीली चूज कर सकते हो, ठीक है ना। एज अ ग्रेट मैनी स्पीशीज a great many species will forever example avoid a novel situation and such behavior might compromise a test outcome। यानी कि कोई नई सिचुएशन आएगी तो वो उसको प्रेफर नहीं करेंगे, जिसको पहले से वो जिसमें आदी हो चुके हैं उसी को प्रेफर करेंगे। given the choice between a familiar battery cage environment on the one hand and unfamiliar outside run on the other will initially choose the familiar। यानी कि वो ऑटोमेटिकली जो फेमिलियर जिससे पहले से वो रह रहे हैं उसी को चूज करेंगे। they will eventually modify the choice and take to the outdoor life। यानी कि उसके बाद कह रहा है कि अगर हम इसको बार बार टेस्ट देते रहे तो उसमें क्या होगा, एक टाइम आएगा कि वो जो बेटर उनको ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा उसको चॉइस करना, उनको चूज करना उनके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना ही बात सबको? जी सर जी। हाँ, यहाँ पे भी हाँ जी आप सर लोगों जी। ने ये जो केस स्टडी आपका अगर सिलेबस में आपने देखें तो केस स्टडी की भी उसने बात की हुई है कि एनिमल वेलफेयर के लिए केस स्टडी भी आप लोगों ने देखनी है। तो ये केस स्टडी जो है रीकिंडलिंग चीताज मोटिवेशन टू हंट, ठीक है ना, ये आप लोगों ने देखनी है। यहाँ पे वो चीता को बता रहा है कि जब भी चीताज कैप्टिविटी में रहते हैं, क्योंकि चीता जो है एक बहुत फास्टेस्ट एनिमल है वैसे भी, ठीक है ना, बाय स्पीड। तो हमारे पास ये हंटिंग के दौरान हमारे पास अपने प्रे को भाग के पकड़ते हैं और क्योंकि बहुत एग्जॉस्टेड हो जाते हैं फिर 30 मिनट की रेस्ट भी लेते हैं उसको खाने से पहले, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि कैप्टिविटी में ये फैसिलिटी इनको नहीं मिल रही थी, हम लोग उनको डेड एनिमल देते हैं और डेड एनिमल को वो खा लेते हैं। लेकिन उनकी जो बॉडी डिजाइंड है वो रनिंग के लिए डिजाइंड है, ठीक है। तो उनकी बॉडी जब प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं उनको मिल पाती, जब वो नेचुरल प्रे नहीं करते तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो बीमार होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उनमें इस तरह की अलामतें जाहिर होना शुरू हो जाती हैं जो शो कर रही होती हैं कि ये एबनॉर्मली बिहेव करना शुरू हो जाते हैं। तो उनमें वो स्टीरियोटाइपिस की जिक्र कर रहा है कि वो आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो उसने कहा इस सर और जी 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 केस स्टडी जो है वो एक स्पेशल केस के मतलब है कि उन्होंने कहा है केस स्टडी कोई भी एग्जांपल आपने लेनी है ना एनिमल वेलफेयर से अकॉर्डिंग, तो ये वेलफेयर के अकॉर्डिंग इसी बुक में ये एग्जांपल दिए तो हम यही कर लेते हैं, हमें क्या जरूरत पड़ी इधर उधर घूमने की। ठीक हो गया सर जी। ठीक है ना। तो सिलेबस में जी इंक्लूडेड जी। है ना, इस टॉपिक को अगर आप देखेंगे ना तो इस टॉपिक के बाद उसने लिखा हुआ है कि आपने केस स्टडी भी देखनी है, तो केस स्टडी यही है।
ठीक हो वेलफेयर से गया मुतालिक, सर। ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे उसने कहा कि जी इसके अलावा उसने कहा कुछ कंट्रीज में जो ऐसे एनिमल्स को रखना इलीगल है, ठीक है। द लैक ऑफ हंटिंग अपॉर्चुनिटी इन कैप्टिविटी रिजल्ट्स इन लेथर्जी, boredom and poor physical condition and increased likelihood of stereotypes, ठीक है ना। In the case of cheetah, species whose liver is adapted for sudden mobilization of energy, lack of exercise may also be a major contributory factor in development of liver disease. तो क्योंकि उसका लिवर डिजाइन ही एकदम से एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए है कि बहुत तेज एनर्जी एकदम से चाहिए उसको ताकि वो बहुत तेज भाग सके और अपने प्रे को कैप्चर कर सके। तो अगर उसको ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, वो उसको यूज नहीं कर रहा, तो लिवर डिजीज होना शुरू हो जाएगी, उसका लिवर साइज का बढ़ना शुरू हो जाए, क्योंकि उसमें जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, तो वो स्टोर्ड ग्लाइकोजन यूज ही नहीं होगी, वो पड़ी रहेगी और इसकी वजह से क्या होगा, लिवर एनलार्जमेंट इसमें कॉज हो सकती है, ठीक है। तो इसमें उसने बात की है कि एक कोशिश की गई इसको ठीक करने की ईडनबर्ग के एक जू में स्कॉटलैंड में। तो वहां पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेलिंग लगा दी और हमारे पास जो था ना एक बहुत उसका जो उसका रहने की जगह थी, ठीक है, वहां से हमारे पास रैबिट को लटका देते थे और रैबिट वहां से रेलिंग पे मूव करता हुआ आता था पुली के थ्रू, और चीते को मौका मिल जाता दौड़ भाग कर सब पकड़ने का और उसको खेलने का। तो ये एक बेटर वे था कि हमारे पास उसके जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं उसकी प्रे को कैप्चर करने की, हम उसको चला के रख सकें सर, ठीक है। है ये कौन है जी, ठीक हो हबीबा गया। कंवल, सर बुखार है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, अभी अटेंडेंस ले लें प्लीज, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर ले लूंगी, शाबाश है। आवाज बहुत स्लो है, अच्छा बेटा आवाज की मैंने आपको बात कही है कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगाया हुआ है, हुण भावें रिकॉर्ड हुंदा कि नहीं हुंदा है मुझे नहीं पता, तो रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है, ठीक है। रिकॉर्ड हो जाएगा तो उसमें ये है कि वो आप लोगों को मैं रिकॉर्डेड सेंड कर दूंगा, जिनके वॉइस के इश्यूज हैं, जिनको सिग्नल का प्रॉब्लम है, वो वहां से रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि आप लोग लाजमी तौर पे इसको देखेंगे और नेक्स्ट में मैं इसको आप लोगों से लाजमी तौर पे सुनूंगा, पूछूंगा, मैं क्वेश्चन बाय नेम में क्वेश्चन करूंगा और आप लोग उसका आंसर देंगे। ठीक हो गया सर जी। ओए बाकी भी सुन रहे हो कि बस एक ही सुन रहे हैं? सर सर सुन रहे सुन हैं। रहे हैं सर जी, सुन रहे हैं। सर हम सुन तो रहे बड़ी हैं। धमकियां दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, ओ अटेंडेंस वाला मुंशी साहब किधर है, उसको कह के अटेंडेंस ले ले। सर ले लिए। ले लिया, अच्छा सही है। चलें जी, आगे हम बात करते हैं, ये वाला आपने पूरा पढ़ लेना है, इसमें वही वाली बात की हुई है कि हम लोग कैसे वो रेलिंग लगा दी, उसको एक टाइम फ्रेम मिल गया कि हमारे पास उसको टाइम मिल गया कि वो कैसे उसके साथ जिस तरह नेचुरल एनवायरनमेंट में वो उसको कैप्चर करता है प्रे को, 25 से 30 मीटर की लेंथ से उसको भेजते थे और इस तरह से वो उसको सारा मिल जाता था, ठीक है ना, वो जो नेचुरल उसका सिस्टम था वो चल रहा था। आगे हम लोगों ने पढ़ना है बिहेवियर एंड कंजर्वेशन। पहले तो ये सोचा जाता था कि हमारे पास जो इकोलॉजिस्ट हैं, जो इकोलॉजी स्टडी करते हैं एनिमल का उसके इंटरेक्शन उसके एनवायरनमेंट के साथ, उनको हम इकोलॉजी इस ब्रांच को कहते हैं, और वो जिसको स्टडी करते हैं उसको इकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो कह रहे थे कि पुराने टाइम्स में जो कंजर्वेशन बायोलॉजी थी इसका ताल्लुक सिर्फ इकोलॉजिस्ट के साथ ही था, लेकिन लास्ट डिकेड में इस चीज को देखा गया, ठीक है ना, इसको रियलाइज किया गया कि हमारे पास एनिमल बिहेवियर के मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन है वो उनकी कंजर्वेशन के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। जिस तरह हम लोग एक दफा बात कर रहे थे कि जो सी टर्टल्स की साथ स्पीशीज जो हैं वो एंडेंजर्ड हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कुछ स्पेसिफिक टाइप का बिहेवियर है कि हमारे पास कैसे वो बाहर निकलते हैं, बाहर निकल के वो नेस्ट कैसे बनाते हैं, एग कैसे ले करती हैं, ठीक है ना। और हमारे पास जो इसके इमेच्योर्स हैं, इमेच्योर्स का एग से हैच करने के बाद का बिहेवियर क्या है। तो जब बिहेवियरल साइंटिस्ट हैं या इथोलॉजिस्ट हैं वो बिहेवियर स्टडी कर रहे होते हैं और उसकी वजह से जो कंजर्वेशन की स्ट्रेटजीज हैं उनको डिसाइड करना आसान हो जाता है। ये बात समझ आई है? ये आ गई। अच्छा, यहाँ पे देखें कंट्रीब्यूटिंग इंक्रीज रेट ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन इज हैबिटेट डिस्क्रिप्शन एंड फ्रेगमेंटेशन। आप लोगों ने भी कुछ टर्म्स को ढूंढनी है, उसमें आप लोग देखेंगे ये हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इसमें आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं कॉरिडोर्स कहते हैं, ठीक है ना। और कॉरिडोर यहाँ पे बरामदा नहीं, कॉरिडोर का मतलब यहाँ पे हमारे पास वो एरिया है जहाँ से मूव करके ये मूवमेंट हो रही है। लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कि रास्ते में कोई आ गई है, मोटरवे है, ठीक है ना, किसी ऐसे एरिया से गुजर रही है जहाँ पे फॉरेस्ट है, तो मोटरवे के साथ हम लोगों ने एक स्पेसिफिक एरिया बना दिया कि मोटरवे या तो उस एरिया के ऊपर से गुजर रही है या नीचे से गुजर रही है, ऊपर कुछ ऐसा जगह बनाई है जहाँ से एनिमल्स क्रॉस कर सकते हो ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो या उनके एक्सीडेंट्स ना हो,
ठीक है, तो ऐसे एरिया को हम कॉरिडोर कह देते हैं। तो इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स आपने इसको भी ढूंढना है, इसको एग्जैक्ट डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स आपने ढूंढनी है। फिर आप लोगों ने सर जो जी जानवरों को कैसे पता चलेगा उन्होंने वहीं से जाना? पुत्र राय बस उधर रखेंगे ना, बाकी सारे बंद कर देंगे। सही हो गया। ठीक है, और बाद में ये जी आप सर। लोग एजेस, इस तरह कुछ टर्म्स है, मैं आपको ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा, लेकिन आप फिलहाल मैंने आपको बताया आप लोगों ने क्या देखना है। आप लोगों ने देखना है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, नोट कर लें, लिख लें, फिर नहीं मुझे कहना कि मैंने बताया नहीं था। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, फिर आप लोगों ने देखना है जी सर जी, दूसरा कौन सा? हाँ जी बताता हूँ बेटा, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन आपने देखनी है। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन के बाद खैर मैं कुछ कर रहा हूँ यहाँ पे। ये 296 अब आया है, ये कौन है? सर जी पहले भी था, शायद डिस्कनेक्ट हो गया होगा उसका। यार ये गल दुनिया नहीं। नहीं सर जी, अगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਦਿਆ ਸੀ ਸਵਾਲ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਲਕ। अच्छा चलो ठीक है भाई, मान लेंगे। पीछे हो जा। अच्छा यहाँ पे देखें जरा, साइज कितना बड़ा होना है यार। एक आपने देखनी है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, फिर आपने देखना है इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स, और एक आप लोगों को देखना है एजेस। सर जी ये सब एनिमल बिहेवियर के मतलब ही है? नहीं, असल में ये इकोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है, लेकिन आप लोगों ने इनको देखना है क्योंकि हमने इनका जिक्र करना है। सर जी ये इसके ऊपर ही देखेंगे कि वैसे अलहदा से सर्च करना है? नहीं नहीं, आपने इसको अलग से सर्च करना है बेटा। ठीक हो गया सर जी। नजर आ गई है टर्म्स ये? हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन है, इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स हैं और फ्रेगमेंटेशन एजेस हैं। फ्रेगमेंटेशन तो सर जी आ गई है। ठीक है, ये आपने ढूंढनी है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने कहा कि डिस्ट्रक्शन की, एक तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, हैबिटेट में तबाह हो जाना है हम लोग, क्योंकि आपने वो एग्रीकल्चर लैंड बहुत ज्यादा बनाने शुरू कर दिए हम लोगों ने। और इसके अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कौन है? ये हमारा शहजादी, शहजादी है भाई, कौन 268 होना आ रही है? अच्छा यहाँ पे देखें कि increased rates of species extinction is habitat destruction and fragmentation. It should come as no surprise that one of the main foci, मतलब कि इसकी forceful या इसकी reasons of conservation biology has been the focus आना चाहिए यहाँ पे वैसे, of conservation has been the design of nature reserve and protected areas। कि हमारा मकसद मेजरली क्या होता है कि हम nature reserves बना दें या protected areas बना दें। ठीक है, the theoretical background to the debate about reserve design has been grounded in island biogeography theory. ठीक है, and so the main questions asked were have relative to how big a reserve should be and how reserve should be arranged spatially, यानी कि स्पेस कैसे हम इनके अरेंज करेंगे और कितनी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, किस तरह का एरिया होना चाहिए। तो यहाँ पे इट इज बेटर टू हैव वन बिग रिजर्व और सेवरल स्मॉलर वंस। कहता है कि क्या बेहतर है, हम एक ही बहुत बड़ी रिजर्व बना दें जिसमें हम सभी टाइप के एनिमल्स को रख लें, या हम उनकी नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग छोटी रिजर्व बना लें। क्वेश्चंस हैं, ये सवाल हैं।
should reserve be isolated from one another or connected via corridors to permit animal movements। ठीक है, कॉरिडोर की अभी समझ आई, थोड़ा सा वर्ड जब सेंटेंस में आया तो, कि कॉरिडोर वो एरिया है हाँ जहां जी से सर मूव जी, कर आ सकते गई। हैं, ठीक है ना। तो हमने एनिमल कहा कि क्या हम पर्सपेक्टिव। रिजर्व जो है वो अलग अलग बनाएं या आपस में जुड़ी होनी चाहिए, ठीक है। Questions like these cannot be adequately answered without information about the dispersal patterns of the individuals। यानी कि अगर हमें पता ही नहीं है कि एक एनिमल जो है वो फॉरेजिंग में कितनी मूव करता है, कितनी मूवमेंट उसकी कितनी है एक दिन में, ठीक है, कितना फिर के और वो खाना ढूंढ रहा है, या एक दिन के अंदर वो ट्रैवलिंग कितनी कर रहा है, हमें ये पैटर्न ही आइडिया नहीं है, ठीक है। तो इन सारी चीजों का हम लोगों ने देखना है, ठीक है। इसके बाद उसने कहा है कि यहाँ पे देखें, or about the likelihood that they will actually use the corridor highways rather than perceiving them to be unstable edge habitat that they will not enter। ठीक है ना, कहता है कि अगर हमें उनको जो कॉरिडोर्स हमने दिए हैं, क्या उनको वहां से गुजरना चाहिए, गुजरेंगे वहां से, या उनको सिर्फ ऐसा एरिया देखेंगे जहां पे उन्होंने नहीं जाना, डर रहे होंगे उससे, ठीक है ना। और एक और क्या है, मैनेज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स। अब हम लोग जो पॉपुलेशन डिसाइड करते हैं, हम लोगों ने देखना होता है कैरिंग कैपेसिटी के लिहाज से। कैरिंग कैपेसिटी क्या है, कोई एरिया, कोई लैंड जितने मैक्सिमम इंडिविजुअल्स को सपोर्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड इट्स कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है ना। कि उसमें फूड कितनी है, उसमें हमारे पास वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है, वहां पे रहने के लिए एरिया कितना है, तो एक मैक्सिमम नंबर को वो सपोर्ट कर सकता है, उससे ज्यादा एनिमल्स को सपोर्ट नहीं कर सकता। तो इसको हम कहते हैं उसकी कैरिंग कैपेसिटी। इसको भी देख लेना आपने, कैरिंग कैपेसिटी क्या है। यहाँ पे हमें ये देखना है, there is tendency to consider all of the members of population as being equivalent then when in fact this is often not the case। कहता है हमें ये देखना है कि हर एक एनिमल इक्वल है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मेल एनिमल्स इन जनरल। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है, वो कह रहा है कि ना एक जगह पे, यहाँ पे जगह का नाम इसने शायद बताया कि नहीं, तो वहां पे उसने कहा कि हंटिंग होती है लायंस की, लेकिन लायंस की हंटिंग में क्या होता है कि हम लोग ज्यादातर हंट करते हैं मेल लायंस को, ताकि फीमेल्स जो हैं वो अपनी नस्ल आगे से बढ़ाती रहें और इस तरह से चलता रहे। मेल कम हो भी जाएंगे तो एक दो मेल जो है मैनेज कर लेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, खास तौर पे जब लायंस की बात करते हैं, लायंस के प्राइड, लेट्स सपोज अगर एक डोमिनेंट मेल था, एक प्राइड का हेड जो था, एक और इन्वेडर आया, उन दोनों की फाइट हुई और इन्वेडर विन कर गया, इन्वेडर जीत गया, तो उसमें क्या होगा, इन्वेडर जो पुराने वाले लाइन के जितने बच्चे थे उन सबको मार देगा, ठीक है ना। उन सबको क्या कर देगा, मार देगा। यहाँ पे इन्फेंटिसाइड लिखा हुआ है, यहाँ पे कमिट इन्फेंटिसाइड का मतलब क्या है कि बच्चों को मार देना। ये देखे ना, न्यू मेल्स कमिट इन्फेंटिसाइड। नहीं जी, टाइम कट रह गया, 10 मिनट रह गए। टू इंश्योर दैट दे डू नॉट रेज द यंग ऑफ देयर राइवल्स एंड टू इंश्योर दैट द प्राइड फीमेल्स विल कम टू एस्ट्रस एज सून एज पॉसिबल। अब एस्ट्रस क्या है, एस्ट्रस एक सिचुएशन है जो हमारे पास, जिस तरह से ना हम कल में पढ़ा था रैबिट्स वगैरह, उनमें किसी भी टाइम पे वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि फीमेल जो है वो एग प्रोड्यूस कर सकते हैं, ओव्यूलेट किसी भी टाइम कर सकती है। लेकिन हमारे पास, जी जी, वो उनके बच्चों को क्यों मारेगा? वो इस वजह से कि मेरे नहीं है। वैसे भी वो सर जी जब बच्चे सारे मार जाएंगे फिर वो मीटिंग के लिए तैयार होंगी। वो इस तरह से ही है ना, वो यही कह रहा है। अभी मैं यही बात आपको बताने लगा हूं कि कुछ एनिमल्स जो हैं उनमें फीमेल जो होती हैं वो हर वक्त नहीं, मतलब कि जो मेट कर सकती, उनमें ओव्यूलेशन स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स भी होती है, ठीक है ना। जिस तरह हमारे पास एलिफेंट है या कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, वो ईयर में एक दफा या 3 साल में एक दफा एस्ट्रस साइकिल में आती हैं और उसी टाइम पे ही उनका जो मेटिंग बिहेवियर वो शो होता है, ठीक है। तो अगर तो लाइंस में भी ऐसे ही, लाइंस में भी हमारी तरह से मंथली पीरियड नहीं है, ठीक है ना। हम मैमल्स जो हम ह्यूमंस हैं, हमें जो प्राइमेट्स है ना, जितने भी हमें भी और बाकी प्राइमेट्स में भी वो इस तरह से होता है कि मंथली बेसिस पे स्पेसिफिक टाइम फ्रेम आता है जिसमें आके फीमेल्स रेडी होती हैं कि हमारे पास वो ओव्यूलेट करे। लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता, तो वो लाइन मेल जो है वो इन्फेंट्स को इसलिए मार देता है ताकि जो फीमेल्स हैं वो जल्दी रेडी हो जाएं मीटिंग के लिए, ताकि नेक्स्ट जनरेशन जो है वो इसी लाइन की है और ये अपनी जीन्स को ट्रांसमिट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम सारे मेल्स मारते जाएंगे तो मेल्स मारने के बाद फीमेल के पास ऑप्शन कम रह जाएंगे, क्योंकि फीमेल्स ने जो चूज करना है मेल्स को वो उनकी पावर की बेस पे या उनके बिहेवियर की बेस पे चूज करना है, तो फिर उसके पास चॉइसेस कम रह जाएंगी। हो सकता है कि वो जो एनिमल जो जिसको वो चूज करे एज अ पार्टनर या एज अ कंपेनियन, तो वो क्या हो, वो बाद में बच्चों की केयर ना प्रॉपर कर पाए, या फौरी तौर पे बाद में फाइट हो तो फाइट हार जाए, फाइट हार जाएगा तो क्या होगा, वो बच्चे सारे फिर मार दिए जाएंगे। तो इस तरह से उनकी तादाद कम हो सकती है। ये बात समझ आई है सबको?
जी सर जी, वो सर जी ढूंढ ढूंढ के मारते हैं। ठीक है ना। दिस ऑफ कोर्स मींस दैट द इम्पैक्ट अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ शूटिंग वन मेल इज लार्जर देन रिमूवल ऑफ दैट मेल, यानी कि उस मेल को रिमूव करने की बजाय उसको मार देने से हमारे पास क्या पॉपुलेशन पे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, ठीक है ना। दैट द प्रॉब्लम कुड बी फर्दर exacerbated if males are repeatedly shot in the same area। तो कहता है अगर तो हम एक ही एरिया में बार बार मेल को मारते जा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। वो इस वजह से हो सकता है कि हंटर को नजदीक पड़ता है वो एरिया और उधर मेल ज्यादा आते हैं, वहां पे शिकार ज्यादा है, तो वो हर दफा मेल को मार दें तो हमारे पास ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जी इसके लिए सर जी, जी जी वैसे भी सर जी वो जब उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं वो उनको खुद ही अपने मतलब ग्रोह से निकाल देते हैं जो लीडर होता है। बिल्कुल इस तरह ही है, हमारे पास वो सॉलिटरी लाइफ में आ जाते हैं, अलग हो जाते हैं और वो नए फिर बाद में प्राइड ढूंढते हैं ताकि नए प्राइड में फाइट करें, फाइट करने के बाद वहां पे अपना प्राइड डेवलप करें जहाँ पे उनके अपने बच्चे हों, ठीक है ना। जी। तो लास्ट फिर रिजॉर्ट हमारे पास उन्होंने भी नेक्स्ट बच्चे मार देने हैं सबके फिर। ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल यही है। और ऑफन अगमेंटेड बाय रीइंट्रोडक्शन इनटू द वाइल्ड स्टॉक ऑफ रेज्ड इन कैप्टिविटी, यानी कि अब हम क्या करते हैं, कल परसों मैं देख रहा था कि हमारे पास जो घड़ियाल है, घड़ियाल मगरमच्छ की एक टाइप है, ठीक है ना, गेवियल्स इनको कहते हैं, ये बहुत कम रह गए हैं, ये मिलते ही सिर्फ पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया इन रीजन में मिलते हैं। तो ये पाकिस्तान में सर आई जी थिंक सो वैसे एक तो सर जी ब्रीक मुंह वाले होते हैं और एक वो उन्हीं की बात कर रहा हूँ, वो जो बारीक से आगे मुंह से वाले हैं ना, यू जो शेप मुंह फिश, वाले होते हैं, कौन सा नहीं जो घड़ियाल है बिल्कुल बारीक मुंह वाले हैं ना, जो कि आगे से मुंह बिल्कुल बारीक से, गेवियल आप अभी मोबाइल पे सर्च करेंगे तो वो नजर आ जाएगा आपको। गेवियल्स या घड़ियाल जो हैं वो स्पेसिफिक टाइप है जो फिश ईटिंग के लिए डिजाइंड है, ठीक है ना। बड़े बहुत होते हैं, ये 18 फीट तक 20 फीट तक हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये स्पेशलाइज्ड है फॉर फिश ईटिंग। तो इनके लिए क्या, ये बहुत कम रह गए थे वाइल्ड में, कोई मेरे ख्याल से रह गए थे शायद 1000-1500 रह गए थे एडल्ट। तो क्या किया गया कि हमारे पास इनको कैप्टिविटी में लेके जाके वहां पे इनके जो एग्स थे वो जब हैच करते थे फिर इमेच्योर्स को ये वाइल्ड में रिलीज करते थे, ठीक है ना। तो ये एक बेटर वे है कि आप क्या करें, उनको कैप्टिविटी में ब्रीड करवा लें और कैप्टिव ब्रीडिंग के बाद जो इमेच्योर्स पैदा हों आप उनको वाइल्ड में रिलीज करवा दें। लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि सर जी। उनको जी जी ये कैप्टिव ब्रीडिंग क्या है? कैप्टिव ब्रीडिंग यानी कि आप उनको अपने खास स्पेसिफिक बंद एरिया में ब्रीड करवाएं, जिस तरह हम लोग गाय भैंसों की ब्रीडिंग करवाते हैं ना अपनी निगरानी में, जी जी जी, ठीक है ना। किसी ठीक हो क्लोज्ड गया सर एरिया जी। में, नेचुरल इन्वायरमेंट में ब्रीड ना करें, हम क्लोज्ड एरिया में उनको ब्रीड करवाएं, ठीक हो गया सर। ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम बता रहा है, वो कह रहा है कि कैप्टिविटी में जब हम उनको ब्रीड करवाएंगे या ग्रो अप करवा के हम उनको वाइल्ड में रिलीज करेंगे तो गलती करेंगे। वो गलती क्या करेंगे कि हमारे पास ह्यूमन को, तो क्योंकि वो बार बार आप ह्यूमंस को अपने इर्द गिर्द महसूस कर रहे थे जब कैप्टिविटी में हम उनको ग्रो करवा रहे थे या हम उनके बिहेवियर को मॉडिफाई कर रहे थे रिलीज करने से पहले, तो उस टाइम वो इंसान के आदी हो चुके थे, हैबिचुअल हो चुके थे, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि हमारे पास इंसान को खतरा महसूस नहीं कर रहे थे। जब कल को हम उनको वाइल्ड में रिलीज करेंगे तो वाइल्ड में जो पोचर्स हैं या हंटर्स हैं उनको वो खतरा महसूस नहीं करेंगे, उनसे भागेंगे नहीं तो वो उनको मार लेंगे, ठीक है। तो ये इनके लिए एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखें ना, इन द एनिमल्स में बी रेज्ड बाय सैरोगेट स्पीशीज और बाय ह्यूमंस, यानी कि कोई सैरोगेट स्पीशीज या इंसान मिसाल के तौर पर उनको रेज कर रहा है, ठीक है, इंसान पाल रहा है इनको, तो वो इंसान के साथ एक जो रिस्क फैक्टर है वो ज्यादा, दिस लिटिल रिस्क दैट दे विल इम्प्रिंट अपॉन एन इनअप्रोप्रिएट मॉडल पेरेंट। यहाँ इम्प्रिंटिंग की डेफिनेशन इस 7 बॉक्स में दी, इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक टाइम है जिसमें हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो है वो आइडेंटिफाई करता है अपने इर्द गिर्द के लोगों को, ठीक है ना, खास तौर पे अपने पेरेंट्स को। तो जब एक इंसान उनको ग्रो अप करवा रहा है, इंसान उनको पाल रहा है, इंसान को फूड प्रोवाइड कर रहा है, इंसान उनकी देखभाल कर रहा है, तो वो इंसान के साथ उसके हैबिचुअल हो जाएंगे और वो इंसान को एक मॉडल बना लेंगे कि इससे हमें कोई खतरा नहीं है, हमारे फायदे के लिए। लेकिन कल को जब हम उनको वाइल्ड में रिलीज करेंगे तो उसमें क्या होगा कि वहां पे जो हंटर्स हैं या पोचर्स हैं जो उनको पकड़ सकते हैं उनके साथ भी वो इस तरह से बिहेव करेंगे, तो फिर उनके खतरे में है वो, ठीक है। सर जी उनको हंटिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि उन्हें जब हम पालेंगे तो उन्हें हम फिर हाँ जी, वो बेटा, वो फिर जो चीजें खुद स्पेसिफिक मार हंटर्स के होते हैं देंगे। उनको उसमें वाइल्ड में रिलीज करने से पहले उनको हंटिंग सिखाई जाती है, ठीक हो गया सर। ठीक है ना। वहां पे उनको हम छोटे रैबिट्स दे दिए या इस तरह के रैट दे के हम उनको हंटिंग उनका बिहेवियर दोबारा से इंड्यूस करवाते हैं उनको वाइल्ड में रिलीज करने से पहले, सही हो गया सर जी। ठीक है। यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहा है सैंड हिल क्रेन्स की,
ठीक है, और फॉस्टर वूपिंग क्रेन्स की, ठीक है। अ जनरेशन ऑफ क्रेन्स दैट हैड डिफिकल्टी फॉर्मिंग रिलेशनशिप विद देयर ऑन काइंड वाज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे उसने कहा कि ऐसी हम लोगों ने बच्चे थे किसी और के और पुलवा दिए हमने किसी और से, तो उनके आपस में लिंक क्रिएट होना या आपस में रिलेशनशिप बनना मुश्किल हो गया, ठीक है ना। इसमें क्या, दीज एनिमल्स आर क्लियरली ऑफ लिमिटेड वैल्यू, कंजर्वेशन प्रोडक्ट के लिए इनकी कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि इनके आपस में फर्दर रिप्रोडक्शन जो थे वो नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। इस केस में क्या हुआ, particular species that problem that imprinting can cause have been successfully overcome by International Crane Foundation in Wisconsin, ठीक है ना, ये जगह का नाम है जहां पे हमारे पास इंटरनेशनल क्रेन फाउंडेशन थी, इन्होंने काम किया। अभी उन्होंने किया क्या, उनका यंग चिक्स आर रेयर्ड इन आइसोलेशन यूजिंग ग्लव पपेट्स that mimics the heads of their parents, यानी कि उनको अलग पाला गया जहां पे जो हाथों से पपेट बनाए गए जो उनके पेरेंट जैसे नजर आ रहे थे, उनके माँ बाप के हेड जैसे नजर आते होते थे। तो उन्होंने चिक जो थे उन्होंने रिलेशन डेवलप किया उसी इमेज के साथ, ठीक है ना। द चिक्स वर देन मूव टू अ सुटेबल हैबिटेट वेयर दे वर एक्सपोज्ड टू मॉडल क्रेन्स and to a human attendant wearing a crane costume, ठीक है ना। अब जो अटेंडेंट उनकी देखभाल करता था उसने क्रेन का कॉस्ट्यूम पहना होता था और उसके आसपास क्रेन के मॉडल होते थे, ठीक है। This person guides the bird to suitable feeding areas whilst playing tape recordings of crane contact calls. आवाजें क्रेन की आती थी और उनको एरिया दिखा देता था कि इथों तो सिखाना है, ठीक है। Occasionally the birds will also be played a crane alarm to call to coincide with the appearance of an uncostumed human just to make sure that they will learn, ठीक है, टू अवॉइड पीपल इन फ्यूचर। तो उसने कहा जैसे ही वो देखते थे तो बर्ड भी जो थे वो आवाज निकालते थे ऐसी कि खतरा आ गया, ठीक है। तो इससे उन्होंने सीख लिया, ठीक है, ताकि फ्यूचर में जैसे अगर कोई ह्यूमन उनके पास आए, नॉन क्रेन पर्सन आए जो ह्यूमन है, तो वो खतरा महसूस करें, फौरी तौर पे अलार्म कॉल दें ताकि सारे भाग जाएं वहां से, ठीक है ना। ये बहुत लेबर इंटेंसिव, मतलब बहुत मेहनत वाला काम था, बट गिवन दैट द रिजल्ट has been bird able to survive in the wild, to join flocks of wild birds and to learn appropriate migration routes, ठीक है, it does work। तो इसने काम किया, ठीक है। इतनी बात सबको समझ आ गई है? हाँ जी सर जी। सर जी ये आप इसकी पीडीएफ ये आप मिलर हार्ले से पढ़ा रहे हैं? नहीं बेटा, ये मैंने जो बुक सेंड की थी आपको, एसेंशियल्स ऑफ एनिमल बिहेवियर, ग्रैहम स्कॉट वाली, उससे पढ़ा रहा हूँ। ठीक, कौन सा पहला ही चैप्टर है सर जी? जी बेटा उसका पहला ही चैप्टर है। ठीक हो गया। ठीक है बेटा, सबको समझ आ गई है? हाँ जी सर जी आ गई। किसी को लेकिन सर कुछ पिंडों में कुछ बिहेवियर की टाइप अलग होती है। किस तरह से? क्वेश्चन करें। जैसे कि सर कोयल जो है